नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज का रण क्षेत्र केवल एक खबर नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक खबर लेकर हम नहीं आए हैं। दरअसल आज का रण क्षेत्र तो भारत के लोकतंत्र पर चढ़ाया गया कांग्रेस का नया हमला आपके सामने दिखाने वाला है। और इस बार जवाब देने के लिए मैदान में कोई नेता नहीं है, सीधे भारत के पूर्व जज, पूर्व नौकरशाह, पूर्व सेना अधिकारी और पूर्व राजनयिक उतर आए हैं। जी हां, राहुल गांधी, जो लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते रहे, लगातार लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते रहे, लगातार अविश्वास की राजनीति करने की कोशिश करते रहे, आज उन्हीं राहुल गांधी को एक जवाब मिला है। जवाब देश के 272 नामी गिरामी हस्तियों की तरफ से, जिनमें पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं, 16 पूर्व जज हैं, 123 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े पूर्व सेना अधिकारी हैं, 14 पूर्व राजदूत हैं। सबने एक सुर में, सभी ने एक सुर में कांग्रेस और राहुल गांधी पर खुला मोर्चा खोल दिया है। यह खुली चिट्ठी, यह ओपन लेटर सीधे तौर पर बता रही है कि राहुल गांधी किस कदर देश में झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे थे। आरोप है कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे, मत चोरी का जहर घोल रहे हैं, चुनाव आयोग पर हमला कर रहे, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर वोट चोरी हुआ, जैसा कि राहुल कहते आए, जैसा कि उन्होंने हाइड्रोजन बम भी फोड़ दिया, सारी बातें कहते रहे पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान, जब बिहार में चुनाव चले, लगातार राहुल की तरफ से मत चोरी का आरोप लगता रहा। तो अगर वोट चोरी हुई तो फिर प्रमाण कहां है? जो प्रमाण वो हाइड्रोजन बम के रूप में लेकर आए थे वो तो खुद से साबित हुआ, क्योंकि एक भी शिकायत, एक भी हलफनामा, एक भी कानूनी कागज सामने नहीं है। क्यों नहीं हलफनामा दायर किया गया? क्यों नहीं किसी कानूनी कागज को सामने रखा गया? देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक स्तंभ चुनाव आयोग की ईमानदारी पर राहुल गांधी उंगली उठाते हैं, मगर अदालत, आयोग किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं देते। सिर्फ मंचों से नारे, मत चोर, लोकतंत्र खतरे में है, एटम बम फोड़ दूंगा, इस तरीके के बयान। लेकिन जब आयोग ने पूछा कि अगर इतना सब पता है तो लिखित शिकायत कीजिए ना, कांग्रेस के पास इस सवाल का जवाब नहीं। और आज जब पूर्व अधिकारियों ने, जानी मानी हस्तियों ने यह साफ कर दिया कि यह सब राजनीति है और राष्ट्र हित के खिलाफ है, तो उनका सवाल बिल्कुल सीधा है कि क्या कांग्रेस जनता में अविश्वास का बीज बो रही है? क्या राहुल गांधी जानबूझकर फर्जी संस्थागत संकट खड़ा कर रहे हैं? चुनावी हार का ठीकरा इसी पर फोड़ना कांग्रेस की नई रणनीति है। तो ऐसे में रण क्षेत्र में भी हम पूछेंगे कि कांग्रेस जब बूथ लेवल एजेंट तक नियुक्त नहीं करती, मतदाता सूची चेक नहीं करती, चुनावी लड़ाई जमीन पर नहीं लड़ती और जब जनता हर बार नकार देती है, तो फिर आरोप चुनाव आयोग पर क्यों? लोकतंत्र आरोपों से नहीं, प्रमाणों से चलता है, ये कांग्रेस को समझना होगा। और इसीलिए देश पूछ रहा है कि कब तक राहुल गांधी बगैर सबूत संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करेंगे? कब तक कांग्रेस अपनी राजनीति का सफलता छिपाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर वार करती रहेगी? और कब तक राहुल गांधी सिर्फ नैरेटिव बिल्डर के रूप में सामने आते रहेंगे? ये तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब आज रण क्षेत्र में ढूंढने की कोशिश की जाएगी। कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। इन अधिकारियों ने राहुल गांधी की बयानबाजी को जहरीली राजनीति कहा है। पूर्व अधिकारियों ने राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा है, अगर मत चोरी हुई है तो सबूत कहां है? कांग्रेस ने अब तक की एक लिखित शिकायत, एक भी हल्फनामा, एक भी कानूनी दस्तावेज क्यों नहीं दिया? सिर्फ मंचों से चिल्लाकर एटम बम फोड़ दूंगा और मत चोरी जैसे शब्द राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं। पूर्व जजों का आरोप है कि राहुल गांधी बिना सबूत, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए देश के सबसे निष्पक्ष संस्थान पर निशाना साध रहे हैं। वास्तव में लोकतंत्र खतरे में नैरेटिव कांग्रेस की असफलता छुपाने का नया हथियार बन गया है। चुनावों में मिलती लगातार हार, जनता द्वारा बार बार नकारे जाने के बावजूद कांग्रेस सच स्वीकारने को तैयार नहीं, जो अपनी हार का सच स्वीकारने की बजाय चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही है, जिस पर चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दे दिया है और कहा है, अगर आपके आरोपों में दम है
तो औपचारिक शिकायत क्यों नहीं, पत्र क्यों नहीं, एफिडेविट क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि कांग्रेस बूथ लेवल एजेंटों तक नहीं नियुक्त करती है, मतदाता सूची नहीं जांचती और फिर चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। सबसे बड़ी बात, पूर्व अधिकारियों ने भी ये सवाल उठाया है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर देश में अविश्वास फैलाना चाहते हैं? क्योंकि जब लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्था को ही कमजोर बताया जाएगा तो जनता के मन में भी भ्रम के बीज फूटेंगे, जो कांग्रेस पार्टी वास्तव में चाहती है। खुले पत्र में साफ कहा गया है कि कांग्रेस वोटरों को गुमराह कर रही है, चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा कर रही है और देश में एक फर्जी संस्थागत संकट खड़ा कर रही है। पत्र में साफ लिखा गया है, यह आरोप राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है और ये राष्ट्रहित के खिलाफ है। अब सवाल राहुल गांधी से, यदि ईवीएम गलत है, यदि वोट चोरी हो रही है, यदि चुनाव आयोग बिक चुका है, तो प्रमाण कहां है? क्योंकि लोकतंत्र आरोपों से नहीं सबूतों से चलता है और इसलिए आज देश पूछ रहा है, आखिर कब तक राहुल गांधी अपनी चुनावी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ते रहेंगे? कब तक कांग्रेस अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करती रहेगी? डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि जीते तो सब कुछ अच्छा, हारे तो फिर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल, सिस्टम पर ठीकरा। तो सवाल यही है कि कब तक इस तरीके के नैरेटिव चलते रहेंगे? कब तक राहुल गांधी ऐसे आरोप लगाकर अविश्वास की राजनीति करते रहेंगे? और अगर ऐसी ही राजनीति करते रहे जो कि कांग्रेस के लिए ही सेल्फ गोल साबित हो रही है, तो क्या आने वाला समय भी कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि जिनमें वो नेतृत्व क्षमता देखते हैं, वो नेतृत्व तो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। आइए, सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल साहब है, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रतन तिवारी जी। हमारे साथ पूर्व संयुक्त निदेशक हैं भारत निर्वाचन आयोग के डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब है और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, अनिल गर्ग साहब है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत रावल साहब आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि देखिए बहुत आरोप लगे, एक के बाद एक, हाइड्रोजन बम भी फटा और पता नहीं क्या क्या सब चीज होता रहा, लेकिन अंततः जो तस्वीर आई वो आपके पक्ष में आई। लेकिन इन तस्वीरों ने एक सवाल जो जनता के मन में खड़ा किया, आज जब 272 नामी गिरामी हस्तियों ने एक ओपन लेटर लिखा है, तो ये पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ अब अविश्वास की राजनीति के लिए ही जाने जाएंगे, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे? क्योंकि 70 सालों तक तो लगा कि सब कुछ ठीक है, अचानक से सभी सारी संवैधानिक संस्थाओं में खोट नजर आने लगा। लावनी जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं रतन तिवारी जी समेत, जो कि अभी सेटल हो रहे हैं, उनके समेत सभी को नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। सर प्लीज कंटिन्यू। देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि ये कब तक चलता रहेगा। मैं याद करवाना चाहता हूँ, जब कोरोना काल का जब सेकेंड वेव जब चल रही थी, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधन करते हुए कहा था कि अब कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। अब कोरोना जो है वो हिस्सा रहेगा, एक वायरस जो है वो रहेगा। यद्यपि वो वायरस जो है वो धीरे धीरे जो है अपनी ताकत खो देगा, लेकिन वो रहेगा। तो जब तक अब राहुल गांधी जी रहेंगे, जब तक उनकी राजनीति जीवित रहेगी, तब तक उनका झूठ, उनकी मिथ्या, उनके आरोप जीवित रहने वाले हैं। अब इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से कमजोर हो रहे हैं, धीरे तो नहीं कहूंगा, तेजी से कमजोर हो रहे हैं, लेकिन ये कमजोर होने के बावजूद वो आरोप यही लगाएंगे ताकि रतन तिवारी जी जैसे भाई जो हैं उनके साथ जुड़े। असल मामला ये है कि देश की जनता ने इन वंशवादियों को नकार दिया है। नकारे ये पहले से ही थे, अयोग्य लोग हैं, केवल एक कहीं पैदा हो गए जिनमें इनका कोई योगदान नहीं है। वो तो ईश्वर ने किसको कहां पैदा करना है वो है। केवल इस नाते से ये देश के अंदर सत्ताओं पर काबिज रहते थे। अब देश की जनता को जब अच्छे प्रोडक्ट्स मिल गए तो फिर कंपैरिजन होने लग गया कि हम राहुल गांधी के पास क्यों जाएं। अब मामला तो सारा ये है कि ये इन लोगों को जनता नकार चुकी है। वो अपने समर्थकों, जो बचे खुचे मुट्ठी भर समर्थक हैं, उनके नेता बने रहना चाहते हैं और इस नाते से जैसा उनका जो बौद्धिक स्तर है खुद इन नेताओं का, ऐसा इनके समर्थकों का, बल्कि इससे थोड़ा सा कम होगा, तभी इनको नेता स्वीकार करते हैं। तो इन सीमित बौद्धिक स्तर वाले लोगों को के सामने ये यही बार बार पिक्चर प्रेजेंट करते रहेंगे। हम लोग, हाँ, दो तरीके हैं इससे किस प्रकार से, या तो इनके बारे में चर्चाएं बंद हो जाएं तो ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और या तो ये अभी आपके यहाँ पर एक चुनाव आयोग के अधिकारी बैठे हुए हैं। दूसरा तरीका यह है ठीक कि है सर, अगर सर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला ओपनिंग रिमार्क था, इसीलिए मैं जल्दी जरा सबसे ओपनिंग रिमार्क ले लूं। ये तरीका क्या हो सकता है, इस पर भी मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन रतन जी देखिए, एक बात तो तय है कि बयानों का असर होता है। जब कभी भी राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा किया है, उसके बाद कांग्रेस को मुक्की खानी पड़ी है। ये लंबा चौड़ा इतिहास है। जब अपने पक्ष में फैसला तब तो सब ठीक, और अपने पक्ष में फैसला नहीं तो फिर सवाल संवैधानिक संस्थाओं पर। ये कहां का शगल है, ये समझ से परे। रतन जी सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रतन जी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। लावनी जी, हाँ, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सारे नमस्कार, मित्रों को प्रणाम करता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लोग तो उस समय भी जनता के बीच में आए थे। जनता के बीच में 5 जज भी आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि वर्तमान में मोदी की सरकार का हमारे ऊपर दबाव है और उनके दबाव के तहत हम काम करने पे मजबूर हो रहे हैं। उस समय पूरा देश में एक माहौल बना और नेता विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया। उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ गायब हो गई थी, उनके प्रवक्ता कहाँ गायब हो गए थे। आज भाजपा के प्रवक्ता हमें कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग कांग्रेस के साथ हैं। अरे भैया, हमने हरियाणा में आपसे 1% भी कम वोट नहीं मिला है, आपके बरोबर हमको हरियाणा में वोट मिला है। लेकिन फिर भी आपकी सीट की संख्या कितनी हो गई, हमारी सीट की संख्या कितनी हो गई। आप बिहार में चले जाइए, बिहार में भी आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो धांधली हो रही है, जो वोट की चोरी हो रही है, वो लगातार हो रही है। और उसका सीधा आरोप हम लगा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर। जब चुनाव आयोग के ऊपर हम आरोप लगाते हैं तो भाजपा के प्रवक्ता क्यों तिलमिलाए जाते हैं, क्यों बौखला जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि नस हम कहाँ दबाते हैं, दर्द कहाँ होता है। तो कहीं ना कहीं विधु रावल जी की समस्या मुझे पता है, उनके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन लावनी जी, हमारी लड़ाई अभी जारी रहेगी। राहुल गांधी जी के ऊपर कोई भी प्रहार कर ले, कोई भी फटाका फोड़ ले, लेकिन राहुल गांधी जी क्या चीज है, ना 70 सालों तक ही संवैधानिक संस्था, वही संवैधानिक संस्था जो आपको पार्टी में, आपको सत्ता में जिसने बरकरार रखा, 70 सालों तक आप रहे। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गायब हो गए। हरियाणा में है ना भाई साहब आप लोग, तो वही तो संवैधानिक संस्था है ना। कोई बाहर से थोड़ी बुलाकर हम लोग चुनाव कराया। इलेक्शन कमीशन तो भारत की ही है। तो वो संवैधानिक संस्थाएं जिन्होंने आपको 70 साल दे दिए, वो संवैधानिक संस्था जिन्होंने आपको हिमाचल प्रदेश दे दिया, उस संवैधानिक संस्था पर आपको भरोसा नहीं। लावनी जी, मैं वही तो कहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर 6 बजे तक इतने लाख वोट गिर जाते हैं, मात्र 6 बजे के बाद। चुनाव आयोग महाराष्ट्र को बहुत क्लियर कर चुका है कि क्या हुआ था। ये तो आपको भी नहीं, मैं सुनूंगी, मैं उस तर्क पे बात करेंगे तो मैं सुनूंगी, नहीं तो मेरे पास समय तो 40 मिनट का होता है ना साहब। रातों रात बढ़ा दिए गए। अरे कैसे बढ़ गया, ये तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर उस प्रीमिसेस में लोग पहुंच गए तो उनको वोट डालने दिया जाएगा, रोका थोड़ी जाएगा। ये तो बिहार में भी है, जो अंदर चला गया उसको बाहर थोड़ी कर देंगे कि चलो खत्म हो गया समय, अब तुम वोट नहीं दे सकते। क्या बात करते हैं आप लोग साहब, क्या बात करते हैं। और इतनी तकलीफें थी तो एक एफिडेविट आप दे नहीं पाए। चलिए अच्छा ठीक है, मैं अभी ठीक है अभी जरा एक ही कमेंट ले लूं आप लोगों के लिए, फिर ये मंच पूरा खुला हुआ है। अब अनिल जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अनिल जी आपसे पहले मैं अमीन साहब के पास जरा जाना चाहती हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस पूरे चुनाव के दौरान जो चर्चा में रहता है तो वो चुनाव आयोग रहता है। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के जो डंका है वो तो विश्व स्तर पर भी बजता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह से चुनाव करा देना, बिहार में भी हमने देखा कि वहां तो जनता धन्यवाद दे रही थी चुनाव आयोग को। और खासतौर से हमने उन जगहों पर देखा जहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके बाद कहा जा रहा था कि भाई यहां तो देखिएगा क्या होने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराए और आज सबके सामने कुछ तस्वीरें हैं। लेकिन अमीन साहब, अभी भी चुनाव आयोग से जो परेशानी है कांग्रेस की वो खत्म नहीं हो रही। आपको नहीं लगता कि यह अविश्वास पैदा करना, जनता में भ्रम पैदा करना खुद राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सेल्फ गोल हो जाता है? अमीन साहब देखिए लावनी जी, अभी आप खुद ही कह रही थी इस बात को कि जिन प्रदेशों में ये जीत जाते हैं या ये खुद जीत जाते हैं, जहां पर भी जीत जाते हैं वहां पर कोई बेईमानी नहीं है, इलेक्शन कमीशन साफ सुथरा है। और आपको सबको पता है, आपके दर्शकों को, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको सबको मालूम है, 51 और 52 से देश आजाद होने के बाद जब से चुनाव आयोग बना, चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया की चुनाव के लिए, और आज तक चुनाव के ऊपर कोई भी आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। संवैधानिक संस्था है, इन्हीं के लीडर रायबरेली से भी जीतते हैं, वायनाड से भी जीतते हैं, यही इलेक्शन कमीशन है। यही इलेक्शन कमीशन है
जहाँ पे जो इनकी सरकारें हैं वहां पे भी इलेक्शन कमीशन है, यही चुनाव कराने वाला है। और आज देखिए, आज एलओपी बने हैं, इससे पहले तो ये 40 एमपी भी नहीं ला पाते थे, आज 100 से ऊपर एमपी लेके आए हैं अपोजिशन के, और ये एलओपी बने हैं। ये क्या है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता ये दर्शाती है कि चुनाव आयोग ने कभी भी पक्षपात नहीं किया। उनके जितने स्टेक होल्डर हैं सबके साथ एक साथ ईमानदारी से काम किए जाते हैं। अब की क्या हुआ है कि बिहार के अंदर जो आपने देखा, इनका सबका सुपड़ा साफ हो गया। कारण क्या है कि लालू जी के टाइम में याद होगा आपको, बड़ी सख्ती की गई थी, तो लालू जी सत्ता से बाहर हो गए थे। आप क्या है, वहां पर याद होगा कि बूथ छीने जाते थे, लूटे जाते थे, बैलेट पेपर फाड़ दिए जाते थे, और हमारे प्रिसाइडिंग अफसरों को मारा जाता था, लूटा जाता था। यहाँ तक की बुरी हालत थी जो सब रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है। अगर आप आर्काइव में जाके देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। आज क्या हो गया है, ये ईवीएम आने के बाद जो शोर मचाया गया था कि ईवीएम बेईमानी के लिए बनाई गई है, और ये ईवीएम बेईमानी के लिए बनाई गई कांग्रेस के टाइम में शुरू हुई 2004 में, कोई ऐसा नहीं कि अपोजिशन ने बनाया था। और यही ईवीएम का जब रोना रोया गया तो सुप्रीम कोर्ट तक गया, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण पत्र दिया था। ईवीएम के बारे में बोलते नहीं है, कई कई नए शगुफे छोड़ते हैं। याद होगा आपको, जब दिल्ली में चुनाव हुए, हरियाणा में हुए और महाराष्ट्र में हुए, तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है और बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसके वोट ऐड करता है और अपोजिशन के वोट काटे जाते हैं। इसी बात को लेकर एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई इलेक्शन कमीशन ने, और उसको सबसे पहले जो बिहार सामने था, बिहार में लगाया गया। बिहार के अंदर क्या हुआ कि हमारे अंदर ये लोग कह रहे थे कर नहीं पाएंगे, इलेक्शन कमीशन ने 4 लाख अपने वॉलंटियर पेड लगाए वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए कि इसमें से जो मृत हो चुके हैं वो हटा दिए जाएं, जो माइग्रेट कर गए परमानेंटली उनको हटा दिया जाए, और जो नए बच्चे यंग वोटर्स आ रहे हैं उनको भी ऐड किया जाए। 65 लाख हटाए गए और 22 लाख जोड़े गए। ये दर्शाता है साफ सुथरी छवि को एसआईआर की। अब एसआईआर जब होने के बाद वहां चुनाव हुए, तो चुनाव में क्या देखिए परसेंटेज कितना हाई हुआ। क्यों? कारण ये था कि लोगों को अपना स्थान मिला। और याद होगा, यही इलेक्शन कमीशन है जिसने जब शुरू किया था आपको पर्चियां, उसके बाद उसने शुरू किया आपके वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड शुरू में याद होगा काले होते थे, चेहरा पहचाने नहीं जाते थे। फिर हमारे टाइम में कलर्ड इशू हुए और कलर्ड में चेहरे पहचानने लगे, सही डिटेल आने लगे। अब दुनिया डिजिटल हो रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ने डिजिटलाइजेशन करके सबके चेहरे लेटेस्ट अपडेट कर दिए, देखिए जो 18 साल का पहले था 10-15 साल पहले, वो ठीक है सर, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, आपने बहुत विस्तार से बताया कि चेंजेस क्या हुए और ट्रांसपेरेंसी जो सामने आई है वो ट्रांसपेरेंसी है जो सब देख रहे हैं, कुछ छिपा नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, सब कुछ पर्दे के आगे है। अनिल जी, लेकिन जब सब कुछ पर्दे के आगे है, उसके बावजूद कांग्रेस का इस तरीके से, राहुल गांधी का इस तरीके से आरोप लगाना, और अब 272 हस्तियां हैं, इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, पूर्व जजेस हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट्स हैं, इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि ये खुद जो नैरेटिव बिल्डिंग की छवि है वो राहुल गांधी के लिए घातक होने वाली है, तो राहुल गांधी नहीं पूरी कांग्रेस को इसका मंथन करना चाहिए। लावनी जी, सिर्फ 272 लोग नहीं है। अभी अभी जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें 2 करोड़ लोगों ने बताया कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी बातों में कोई दम नहीं है। देखिए रतन जी बैठे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से 2-1 बातें इनसे साझा करना चाहता हूँ। शायद राहुल गांधी जी को पता नहीं होगा, लेकिन ये उनको बता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी शायद जमीनी नेता नहीं है। उनको नहीं मालूम है जमीन पे वोटर लिस्ट को कैसे पार्टी के कार्यकर्ता चेक करते हैं घर घर जाके, उसके बाद उसको मार्किंग करते हैं, फिर उसके बाद उनका जो BLA 2 होता है वो BLA 1 की सहायता उसको करेक्ट कराने के लिए, वोटिंग लिस्ट को करेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन देता है, फॉर्म भरता है 6, 7, 8, और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आती है उसको उनका जो पोलिंग एजेंट होता है जो अंदर बूथ पे बैठा होता है वो ओके करता है, तो वोट पड़ता है। एक बात, उसके बावजूद भी अगर वोटर लिस्ट में कोई खामी रह जाती है तो उसके लिए ही SIR बनाया गया। अभी बार बार राहुल गांधी जी ने पहले कर्नाटका का फिर हरियाणा का उदाहरण दिया कि देखो साहब ये वोटर लिस्ट है, इसमें 18 वोटों पे एक ही फोटो लगी है। भाई हम तो खुद ही कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो सकती हैं। ये भी हो सकता है किसी ने जानबूझ के या लापरवाही में या गलती से किसी का वोट 2 जगह बन गया हो। ये भी हो सकता है किसी की फोटो किसी की अलग लग गई हो। ये भी हो सकता है किसी का जो अभी जिसकी डेथ हो चुकी है उसका वोट अभी तक हो। ये भी हो सकता है जो वोट माइग्रेट हो चुके हैं जो कार्यकर्ता उसका वोट भी हो। तो SIR है किसके लिए? इन्हीं सब चीजों को तो ठीक करने के लिए है। बिल्कुल, वो तो जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो तो SIR को बल्कि वाजिब ठहरा रहे हैं कि SIR की पूरे देश को जरूरत है, फिर SIR का विरोध क्यों? मतलब समझ में नहीं आता। खुद कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट गड़बड़ है।
और जब इलेक्शन कमीशन कहता है हम इसको करेक्शन इसी करने को- के लिए हाँ। एफआईआर लाएंगे तो ठीक उसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो इसी को उनको खुद ही मालूम है वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसी को कहते हैं राजनीतिक अपरिपक्वता, और इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए आज उस पर चर्चा हो रही है, इसीलिए इस पर डिबेट हो रहा है। रतन जी और विदु जी को जरा समय देना चाहती हूँ। अब रतन जी, सवाल यह है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जब चुनाव आयोग पर हम करते हैं कुछ सवाल तो बीजेपी क्यों बोलती है, तो फिर तो आपका इतिहास भी रहा है कि आपके खिलाफ, आपके समर्थन में जिन जिन लोगों ने फैसले दिए हैं, पूर्व जजेस की ही बात अगर कर ले तो उनको तो आपने राज्यसभा का सांसद बना दिया। कुछ नाम भी अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूं तो रघुनाथ मिश्र जी का नाम आता है, यहाँ पर जस्टिस बहारुल इस्लाम साहब का नाम आता है, और सब छोड़िए एमएस गिल साहब को आप भूल गए। उन्होंने खुद कहा था कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है, बावजूद उसके जब वो हटे तो आपने उनको मंत्री तक बना दिया। तो फिर ये तो आप कह ही नहीं सकते कि आज बीजेपी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आपके इतिहास में भी तो वो पन्ने खुल जाएंगे जो ये बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग पॉलिटिकल प्रेशर देते थे, राजनीतिक दबाव बनाया जाता था संवैधानिक संस्थाओं पर। रतन जी। जी, आप शायद भाजपा के राज्यसभा सांसद को जानते होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी। आप जानते होंगे उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो सबूत पेश किए थे कि ईवीएम में धांधली होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था धांधली हो सकती है। उन्होंने वीवीपैट की मांग भी की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी सड़क पे नंगा नाच नाचती थी और कहती थी कि कांग्रेस ईवीएम से चुनाव जीतती है। तो अगर हम इनकी चोरी पकड़ के सबूत पेश कर रहे हैं तो ये दर्द क्यों हो रहा है? याद है आपको टीएन शेषन साहब, याद है आपको सुब्रमण्यम स्वामी जी तो याद थे, टीएन शेषन साहब याद है ना कि क्या हुआ था? उसके बाद क्या रिवॉर्ड दिया आप लोगों ने? उसके बाद रिवॉर्ड क्या दिया? उस वक्त उन्होंने क्या किया था और फिर रिवॉर्ड क्या दिया? इस पर भी चर्चा फिर होनी चाहिए। अरे हम तो कह रहे हैं, हाँ। हम तो अब सबूत दे रहे हैं आपको। रावल साहब। देखिए, एक तो पहली बात तो जजमेंट्स को अगर ये को कोट करने लगे तो कम से कम जो है ये अवमानना है। जजमेंट कुछ और ये बताएं कुछ और। इस प्रकार की जो सुब्रमण्यम स्वामी जी की जजमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि इसमें कुछ हो सकता है। हमारी एक डिमांड थी कि हम चाहते थे कि वीवीपैट। एक मिनट रतन तिवारी जी, बताने दीजिए। अब मुझे आपकी बात, नेता गए थे कि नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट? अरे भाई बात तो सुनो। हाँ, बताने दो ना, क्या कर रहे? बताने दो ना। ये बताया था ना कि ईवीएम की वोट चोरी होती है और कांग्रेस धांधली कर रही है। हो गया, अब शांत हो जाएंगे? अब शांत हो बताइए। हाँ तो बताने दो, अब मुझे बताने दो। हमने कहा कि किसी प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ईवीएम के अंदर जो वोट डलता है उसका कोई काउंटर चेक हो। हम कोर्ट के अंदर गए, हम उस माध्यम से जो है वीवीपैट जैसी व्यवस्था लाने में सफल हुए। हम फिर दोबारा कोर्ट के अंदर गए, हमने कहा कि कुछ प्रतिशत में वीवीपैट और ईवीएम का मिलान होना चाहिए। उसमें भी कोर्ट ने कहा। हम हमेशा सुधार को लेकर गए, लेकिन आप जो बार बार पूछती हैं कि ये कोर्ट में नहीं जाते, कोर्ट में जाते हैं ये, इसकी खबर नहीं बनती। कोर्ट के अंदर कितनी लताड़ लगती है इन लोगों को। अभी ये महाराष्ट्र चुनाव कर रहे थे ना रतन तिवारी जी ने कई बार महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। मैं बताता हूँ, ये जजमेंट देता हूँ आपको। सर सुनिए, ये जजमेंट है, ये जजमेंट है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। अरे पढ़कर, अरे सुनो, रतन तिवारी मुझसे लड़ लेना, रतन तिवारी लड़ लेना, मुझे फोन करके लड़ लेना, मुझे समय डिबेट के अंदर कुछ जाने दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति बीच में नेता ही रतन जी, अच्छा ठीक है, आपने आरोप लगाया तो फिर वो उस आरोप को खारिज करते हुए आपको प्रमाण दे रहे हैं ना, उसे भी तो सुन लीजिए। आप लोग ही आमने सामने रखिएगा, इनको आमने सामने रखिएगा। आमने सामने जरूर रखिए, लेकिन वो शांत रहकर सुने ना। देखिए, इनके कांग्रेस के एक नेता हैं चंद्रशेखर अहिरे, और कांग्रेस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज जा रही है। आ रही है रावल साहब, आ रही है। रतन जी जरा आरोप लगाया है तो जवाब भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए जल्दी से रावल साहब, जल्दी से। रतन तिवारी जी ने यहाँ डिबेट में कहा ना, ऐसा नहीं कि कोर्ट में नहीं गए। कांग्रेस के एक नेता है चंद्रशेखर अहिरे, वो 2024 के महाराष्ट्र के चुनाव के विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर याचिका डालकर गए। याचिका की जो जजमेंट है मेरे हाथ में है, और इसके साथ इसी में ही जो है 37 अलग अलग पिटिशनर थे, जिनमें से एक प्रकाश अम्बेडकर भी थे, इनके सहयोगी पार्टी के नेता। इसको 2 दिन तक जो है 2 दिन तक बताने देंगे। आप बताने देंगे या इंटरप्ट करते रहेंगे लगातार? बताने देंगे मुझे विषय को।
अरे आप या बिना चाहते क्यों रहे हैं या चलाकी कर रहे हैं? गुस्सा दिख रहा है कि आपकी चोरी मैंने पकड़ ली, आप गुस्से हो जा रहे हैं। दर्शक गूगल कर लेंगे इतनी देर में, आपकी चलाकी नहीं चल पाएगी। अरे आप सोच रहे हैं मुझे गूगल इंटरप्ट दर्शक करके। कर लेते हैं, लेकिन दर्शक ये भी जानते हैं कि वोट चोरी कौन कर रहा है। हाँ, बता वोट चोरी से सरकार बनाने वाले वोट चोरों को अब सावधान रहना पड़ेगा। आप कह रहे हैं वोट चोरी कौन कर रहा है, तो आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो वो कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए ना, उसके बाद काउंटर आंसर करिएगा। जान के कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप काउंटर आंसर करिएगा। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड्स में राहुल साहब, 30 सेकंड्स में प्लीज कंप्लीट कीजिए राहुल साहब। तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने 2 दिन तक सुनवाई की और उसके बाद उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तुमने हमारा समय नष्ट कर दिया। यही चंद्रशेखर अहीरे फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि अगली बार आ गए तो फाइन भी लगाऊंगा। इसके अलावा एक याचिका डली जाकर मद्रास हाई कोर्ट में, जिसकी जजमेंट मेरे पास है 25 सितंबर 2025 की, अभी 2 महीने पुरानी। उन्होंने 1 लाख रुपए फाइन लगाया इन लोगों के पास। एक बात। दूसरी, आपने जो नाम बताए, आपने TN सेशन साहब का नाम बताया, गिल साहब का नाम बताया, एक नाम क्यूरियस मैं बता देता हूं। एक व्यक्ति है नवीन चावला। नवीन चावला को जब उनको इलेक्शन कमीशन का 3 सदस्यों के इलेक्शन कमीशन में जब चुनाव आयुक्त बनाया गया, उस समय ही उनके खिलाफ याचिका डाली गई कि इस व्यक्ति को इंडाइट किया गया था 1977 में कि इसको कभी कोई ऐसा पद नहीं देना, महत्वपूर्ण पद नहीं देना, इमरजेंसी में की हुई एट्रोसिटीज की वजह से। इस व्यक्ति को ना सिर्फ चुनाव आयुक्त बनाया गया, जो इनके मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने इसकी शिकायत की। यानी ये इतिहास भरा पड़ा है। देखिए रतन जी, सवाल ये है ना कि आप एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी है, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इतिहास के पन्नों से सबक लिया जाए। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर, आप राजनीतिक पार्टियों पर सवाल खड़ा करिए, लेकिन संवैधानिक संस्था लोकतंत्र का आधार होती हैं। आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र में ही संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हैं, तो हर्ष आपको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। डॉक्टर अमीन, आपके पास जल्दी से आना चाहूंगी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने हित में फैसला आए तो बहुत अच्छा कहती हैं, नहीं आए तो सवाल खड़े होते हैं, एक दूसरे पर आरोप चलता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर, जिसके ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, इसको बार बार सवालों के घेरे में खड़ा करना, वो कहीं ना कहीं से संकट की स्थिति पैदा करता है। क्या आपको नहीं लगता कि एक बार नहीं, ये जो इसे गलती नहीं कहेंगे, इसे तो अपराध कहेंगे, क्योंकि हर बार 2014 के बाद से 2025 में हम आ चुके हैं, हर बार कभी ईवीएम पर, और अब ईवीएम का जब आपने क्लैरिटी दे दी तो फिर अब इसी पर शुरू हो गए। नहीं लगता आपको कि एक बड़े एक्शन की जरूरत है चुनाव आयोग की तरफ से? चुनाव आयोग के पास अपनी संवैधानिक संस्था के नाते उनके पास अपने पावर्स हैं। उसको पहले तो उनसे कोशिश की गई है कि कहा भी गया कि भाई जो आप आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को आप लिख कर दीजिए, एफिडेविट दीजिए, या वैसे भी आप दे सकते हैं तो अपने लेटर हेड पर दीजिए। लेकिन उन्होंने कोई भी, राहुल गांधी ने आज तक इलेक्शन कमीशन को लिख के नहीं दिया है। रीजन क्या है? कोई भी आपको अगर आरोप लगाने हैं या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या आप कोई आंसर चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो इंटरवीन करे किसी गलत बात में या सही बात में, जहां पर भी आप समझते हैं, तो एक संसद के नाते एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, चुने हुए अपोजिशन लीडर हैं, उनको चाहिए कि वो अपने लेटर हेड पर ही लिख के देते हैं इलेक्शन कमीशन को। बिना लिखे कैसे उन पत्रों की जांच होगी या उन आरोपों की जांच होगी? इनका तो एक सीधा सा रवैया शुरू से है कि वो जब भी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं वो चले जाते हैं स्टूडियो में, और स्टूडियो में वहां जाके ब्लैक बोर्ड पे बोलते हैं, वहां अपना डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, और संविधान किताब हाथ में लेकर दुनिया को बताते हैं और प्रेस को दिखाते हैं, प्रेस को बुलाते हैं, प्रेस से बात करते हैं, लेकिन कभी भी वो इलेक्शन कमीशन नहीं आते। बिल्कुल, कभी भी इलेक्शन कमीशन नहीं जाते हैं रतन तिवारी जी। सही जवाब मिल सके, वो सही आप सवाल जिनसे करते हैं उनसे जवाब लेने के लिए प्रक्रिया होती है ना रतन जी। अगर उनका आरोप गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे लोग? अगर राहुल गांधी जी गलत आरोप लगा रहे हैं तो आप कार्रवाई करके दिखाइए ना, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। नहीं, कार्रवाई तो आप लोग चोर हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। नहीं तो एक सेकंड, वोट चोरी अगर आप होती है तो फिर प्रमाणों के साथ, एक सेकंड रतन जी, प्रमाणों के साथ एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे? आप एफिडेविट देने से क्यों घबराते हैं? आपको यही जवाब जनता दे रही है, आपकी पार्टी को। चिंता नहीं, आप भाजपा का प्रवक्ता मत बनिए, आप भाजपा का प्रवक्ता मत बनिए, नहीं तो आपको भी पाकिस्तान भेज देंगे।
रतन जी, भाजपा का प्रवक्ता कहकर आप लोगों ने क्या कर दिया है? देखिए आपकी स्थिति कहाँ पर आ गई है अमित साहब आपको बात करने की भाजपा में रतन साहब देखिए यही परिस्थिति है, यही सोच, यही भाषा, यही तरीका आप लोगों को कहाँ लेकर आ गया है? आपको मैसेज मिल रहा है हमारी भाषा बिल्कुल सही है। अच्छा तो मुझे सिर्फ इतना बताइए ना, उन पर डॉक्टर अमीन पर आरोप लगाने से पहले बताइए ना कि एक एफिडेविट से क्यों डरते हैं आप लोग? भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, एक एफिडेविट से क्यों डरते हैं आप? मजबूरी है। एक सेकंड डॉक्टर अमीन, एक सेकंड डॉक्टर अमीन, रतन जी एक एफिडेविट से क्यों डर रहे हैं? आपने उनको आरोप लगा दिया, लेकिन एक एफिडेविट तो बताइए ना, एक एफिडेविट लेने से क्यों डर रहे हैं? लावनी जी, एफिडेविट कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को जवाब ये अच्छा है कि आप दुनिया भर के मंच पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टीवी पर डिबेट करेंगे, लेकिन जिनसे आपको नाराजगी है वो कह रहे हैं कि भाई दीजिए हमको एक एफिडेविट। शिकायत आप कर रहे हैं तो शिकायत पहुंचेगी तभी तो उसका असर आगे दिखाई देगा। अभी मैं आपके चैनल पर अगर किसी के ऊपर लाछन लगा दूं, आरोप लगा दूं, गाली दे दूं, तो मेरे ऊपर 1 घंटे में एफआईआर हो जाएगी भारत के किसी कोने में। दर्ज कराएंगे ना, अरे पेपर वर्क करेंगे ना सर, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। यही बात तो आपको समझनी होगी कि एक डॉक्यूमेंटेशन तो होगा, उस डॉक्यूमेंट से क्यों घबरा रहे हैं? उस डॉक्यूमेंट से आप क्यों घबरा रहे हैं? उस डॉक्यूमेंट से आप क्यों घबरा रहे हैं रतन जी? एक छोटा सा कागज का टुकड़ा आपको क्यों तकलीफ दे रहा है? एक एफिडेविट कब मांग रहे हैं जवाब? क्यों नहीं देना चाहते? अच्छा ये बता दीजिए, 18,000 का जवाब दीजिए क्यों ना। नहीं देना चाहते एफिडेविट? 18,000 एफिडेविट उत्तर प्रदेश से गई है, उसका जवाब दे दीजिए पहले। क्या जानना चाह रहे हैं आप ये कह नहीं, आप जानना ये चाह रहे हैं कि हर विधानसभा में वोट कैसे बढ़ रहे हैं, हर विधानसभा में वोट कैसे घट रहे हैं, हर विधानसभा में वोट गिरते कितने हैं, बढ़ते बहुत सारे मामले हैं। आप यहाँ पर सवाल खड़ा करेंगे लेकिन एफिडेविट नहीं देंगे। अनिल गर्ग जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि इसकी चर्चा पहले भी होती रही है कि भाई हमने तो पहले भी दिया था, जवाब नहीं आया, इसीलिए अब तो हम एफिडेविट नहीं देंगे, अब हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब हम सिर्फ मीडिया अटेंशन लेंगे। अनिल गर्ग जी, अनिल गर्ग साहब मुझे मौका दिया था बोलने का, तो मैंने रतन जी को एक प्रक्रिया बताई थी जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता करते हैं, कैसे वोटर लिस्ट की जाती है और फिर भी गड़बड़ी रह जाए तो कैसे जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं अंदर वो किसी भी गलत वोट को डालने से रोक सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है, इसलिए तो वो बैठते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ही उनको ये अधिकार दिया है। हर मुख्य राजनीतिक पार्टी हमारे बीएलए काम कर रहे हैं अनिल जी, हमारे बीएलए घर घर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन आपके बीएलओ नहीं जा रहे। आपके बीएलओ का आता पता नहीं है। तो आपके बीएलए ने एक भी लेटर नहीं दिया। अरे साहब 30 दिन का समय दिया गया था, 30 दिन का समय दिया गया था, एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। 30 दिन का समय दिया गया था, एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। एक सेकंड रतन जी, 30 दिन का समय दिया गया था, एक शिकायत भी दर्ज नहीं कराई थी आप लोगों ने। चलिए रतन जी, अगर आप मेरे को सुनेंगे और इस पे अमल करेंगे, हो सकता है अगले चुनाव में आपको लाभ मिले। नहीं सुनेंगे आपकी इच्छा है। मैंने पहले बताया था कि वोटर लिस्ट में गलत वोट जुड़े हैं, जैसा कि राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया था, उसका हल क्या है, उसका तरीका क्या है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। बिहार में एफआईआर हुआ, आपने बोला 65 लाख वोट कट गए, 65 व्यक्तियों ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि मेरा वोट कट गया है। पूरा चुनाव हो गया 2 फेज में, पूरा 1 महीने का समय मिला था। अगर इनके वोट कटे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग पहुंच गए थे जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। मैं कह रहा हूँ ऐसी बातें कर रहे हैं अनिल जी आप। क्या क्या पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट में वो लोग मौजूद थे, वो कह रहे थे कि मेरा नाम कट कर दिया गया, मुझे मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन मैं तो इतना वोट कट गए और फिर भी वोटिंग परसेंटेज आज तक की सबसे हाई। एक सेकंड अनिल जी, एक सेकंड रतन जी, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे हुए थे, तो बताइए सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंचा हुआ था? कौन पहुंचा था? कौन पहुंचा था? सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, तो खुलेआम कह रहे थे कि साहब हम तो जिंदा हैं, लेकिन हमें मृत घोषित कर दिया गया। राहुल रतन जी, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस नहीं। एक सेकंड अनिल जी, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस देखा था। अरे मैं बता रही हूं आपको, मैं इसीलिए तो इंतजार कर रही थी, नाम बोलिए। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे थे तो आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट कि ने तो चुनाव नकार लगाई आयोग थी। द्वारा की जा रही प्रक्रिया पर हमें किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह था। कोई संदेह इन्हें नहीं उन्होंने है। डॉक्यूमेंट जो दिया, लोग आधार यहाँ कार्ड आए कंपल्सरी हैं, किया। जो लोग यहाँ आए हैं, आधार उन्हें कार्ड चुनाव आयोग कंपल्सरी के किया। पास जाना उन्होंने चाहिए, लताड़ लगाई। क्योंकि चुनाव उन्होंने आयोग इतने ने नाम आपको काटे समय हैं, दिया उनसे है, सार्वजनिक क्योंकि करने की चुनाव आप आयोग ने वेबसाइट आपके पे लिए आप ये कैसी बातें व्यवस्था कर की रहे हैं, है। सोनी जी? आप कोर्ट क्यों आ रहे हैं? कोर्ट ने लावणी जी, फटकार आप लगाई कैसी बातें कर रहे थी। हैं? अरे रतन जी, आप यहाँ बैठकर चुनाव ड्रम फैलाएंगे तो क्या मैं आयोग सुन को लताड़ लूंगी? लगाई गई। वो भी सुप्रीम उनके कोर्ट के लिए। 65 सुप्रीम लाख कोर्ट ने नाम जो साफ है, तौर पर कहा था कि सार्वजनिक यहाँ करने मत के लिए आइए, कहा चुनाव गया। आयोग ने व्यवस्था आधार की है, कार्ड वहाँ जाइए। कंपल्सरी किया गया। रावल साहब देखिए, यही देखिए, ये सब कर करके थोड़ा आप सा- कहाँ पहुंच लावणी गए जी, रतन? रावल साहब की अरे अरे जिम्मेदारी आप 2027 ले का रही हैं। ख्याल कर लीजिए आप लोग। लावणी जी, आइए। 30 सेकंड रावल दीजिए। साहब, हाँ। लावणी जी, झूठ 30 के साथ सेकंड। एक समस्या रहती है कि हर बार लावणी एक जी, जैसा ही 30 बोलना सेकंड पड़ता है और पिछला झूठ याद रखना पड़ता है। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं गए मुझे, थे, ये आगे। कहाँ गए थे वो बता देता हूं मैं। ये राहुल गांधी जी के साथ चाय पीने के लिए 11 लोगों को लेकर आए थे, बाय एयर लेकर आए थे। उन 11 लोगों को बताया गया कि इनका इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित कर दिया। उन 11 लोगों के पीछे मीडिया के लोग गए और मीडिया के उनके गांव तक पहुंचे और देखा कि उनका तो वोटर लिस्ट में नाम था। यानी जिन लोगों के साथ बैठकर इन्होंने ये दिखाया कि हमने मृत लोगों के साथ चाय पी ली, राहुल गांधी ने अपने टेबल पर बिठाकर, वो वीडियो भी बल्कि वायरल किया, वो सभी के सभी उनकी नाम पोस्ट मौजूद थे। और केवल उनका ही नहीं, ये भी बता दीजिए ना, मिंटा देवी वाला एक ही बात घर झूठ के निकली, पत्ते पे आदित्य श्रीवास्तव वाली 180 बात लोगों झूठ का नाम निकली, कैसे चढ़ शकुन गया? देवी वाली बात झूठ निकली। इनका एक ही जो एड्रेस पे प्रमोद कुमार 200 लोगों कुमार की बात है वो वोटर झूठ आईडी निकली। कैसे बदल लेकिन गए? राहुल गांधी कहते हैं मुझे बच्चे कमिश्नर बच्चे आकर के- कह रहे हैं। कमिश्नर बच्चों ने के क्या दिया? एड्रेस पे बच्चे लोगों के बच्चों ने वोटर काम आईडी में क्या बन किया? मैं जाते हैं। बताता हूँ। बच्चे बच्चों ने एक ही कहा पत्ते पे 200 लोगों के नाम हो जाते हैं। भारत छोड़। आप राहुल गांधी जी का भारत छोड़, प्रचार भारत करिए, छोड़। मैं खुश इनके हूँ। बच्चे बच्चों ने क्या कहा? राहुल गांधी जी का सोनिया प्रचार गांधी करिए। का गरीब चोर, भारत मुझे छोड़। अच्छा लगता है और कम से कम जनता सोनिया ने, गांधी जी का, बिहार की राहुल जनता ने गांधी जी कहा का नाम लेते हैं आप नौकरी लोग। चोर, आप लालू जी का भी तेजस्वी प्रचार यादव को करिए, नौकरी तेजस्वी का भी चोर, प्रचार करिए। नौकरी बहुत चोर खुशी बिहार होती को है छोड़, और क्योंकि फुलवारी आप उसके लोगों बाद। के पास इसी प्रकार से कोई उत्तर मुद्दा प्रदेश ही की नहीं जनता है। कहेगी, रतन जी, सुबह से लेकर छोड़, शाम तक राहुल गांधी जी का रतन नाम आप लोग लेते हैं। रतन लेकिन तिवारी जी, आपको पता है आप इतना चीख रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, यहाँ तो आप बीजेपी से युद्ध कर रहे हैं। पहले आप अपने गठबंधन में जाकर देखिए, आपके ही लोग, आपके ही साथी अब आप पर सवाल खड़ा करने लगे हैं कि राहुल गांधी में वो नेतृत्व क्षमता नहीं है, राजनीति का परिपक्वता है। अखिलेश यादव को चाहते हैं कि वो इंडी गठबंधन का नेता बने, चेहरा मतलब आपके गठबंधन के अंदर ही राहुल गांधी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा ना साहब, तर्कों पर आते हैं। तर्कों की अगर बात करें तो डॉक्टर अमीन यहाँ बैठे हुए हैं, आपने अभी उनको बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया। मैंने पहले आपको एमएस गिल साहब का नाम ले लिया, टीएन सेशन साहब का भी नाम ले लिया, तमाम वो जो जजेस थे, आप लोग ने बहुत रिवॉर्ड्स दिए थे। तब क्या ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन तब तो आप कहेंगे नहीं सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन डॉक्टर अमीन साहब देखिए, कहते हैं ना कि आप परसेप्शन एक बार बनाएं, 2 बार बनाएं, बार बार बनाएं, लेकिन उस परसेप्शन में जब तक आप झूठ घोलते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल नगण्य हो जाएंगे। और यहां पर वही हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करके मतलब देश की जनता पर सवाल खड़ा करना, देश की जनता के विश्वास पर सवाल खड़ा करना, जवाब मिल रहा है। डॉक्टर अमीन, मैं बोलूंगा तो उसमें पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। देखिए, जहां तक सवाल है लावणी जी 2 मिनट एक्सटेंड करेंगे कमीशन का, जी। तो इलेक्शन कमीशन जो भी चुनाव करा रहा है उसमें हमेशा आपने देखा होगा कि पोलिंग के दिन पोलिंग एजेंट्स होते हैं। पोलिंग एजेंट्स को शाम में, हर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है, शाम को फॉर्म 17 साइन करके दे देता है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद आप देखेंगे कि जब काउंटिंग होती है तो इनका हर एक जगह इनका एक काउंटिंग एजेंट होता है हर पार्टी का, और वो देखता है कि किस तरह काउंटिंग हो रही है, क्या हो रही है, और वहां पर जो भी रिजल्ट होता है वो वहां पर हमारा चुनाव अधिकारी साइन करके देता है। अब आप देखिए, जहां तक SIR का सवाल था, इसमें भी हर जगह उनके BLOs बुलाए गए। अब इससे ज्यादा पारदर्शिता कहीं नहीं हो सकती। ये जनता को वर्गलाने के लिए, जनता को समझाने के लिए अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, झूठ बोला जाता है, ये उचित नहीं है। लेकिन जनता बहुत समझदार है अमीन साहब, जनता ने चुनाव आयोग पर विश्वास किया, और मैंने तो वो भी तस्वीरें दिखाई काउंटिंग के दिन, जिस दिन जनता
थैंक यू बोल रही थी चुनाव आयोग को, धन्यवाद दे रही थी चुनाव आयोग को कि इस तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ। बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकली साउंड होती है, वो गरीब वो जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनता होती है, जिनको हम सोचते हैं कि राजनीति नहीं समझते, राजनीति को दरअसल वही चमकाते हैं, और उन्होंने आपको धन्यवाद दिया। ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता है। अनिल गर्ग जी, चलते चलते जल्दी से 20 सेकेंड और फिर 20 सेकेंड बस राहुल साहब को देते हुए। अनिल जी देखिए, अभी तो आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और खासतौर से 2026 अभी देखिए बंगाल है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाएंगे, और फिर कह रहे हैं कि आज 25 से ही 29 की कहानी भी लिखी जाएगी। लेकिन क्या ये जो कहानी लिखी जा रही है, इसमें लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते रहने की वजह से क्या एक वक्त ऐसा आएगा कि कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पे चली जाएगी? सिर्फ अभी तो सिर्फ बिहार ही है। कम समय मिला है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिएगा सर प्लीज। अभी अमीन साहब और मैंने चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, वोटिंग लिस्ट कैसे होती है, पूरी बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि रतन जी इसको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। वजह क्या है कि वो रतन जी जा चुके हैं, है ही नहीं। रतन जी जा चुके हैं, कांग्रेस का कोई भी भाषण सुनना नहीं चाहता है। वो ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस अब जमीनी हकीकत है नहीं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भारत सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मेरा अंदेशा ये है कि ये भारत के लोकतंत्र पे हमला करने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी द्वारा। उसको पॉलिटिकल पार्टी से या बीजेपी से या एनडीए से लड़ाई नहीं है, उसकी लड़ाई भारत से शायद हो रही है, और वो भी ना ऐसा ना हो कि किसी विदेशी ताकतों के इशारे पे हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण 20 सेकंड्स लास्ट विद रावल जी सब करते हैं कि लड़ाई आपसे नहीं, लड़ाई लोकतंत्र से है, जो हमारी पहचान है। लड़ाई लोकतंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं राहुल गांधी, भारत के खिलाफ लड़ने की बात कह चुके हैं पहले से ही। वो बता चुके हैं कि भारतीय स्टेट के खिलाफ उनकी लड़ाई है, और उनकी इस लड़ाई में बिहार ने उनका साथ नहीं दिया। खुद बिहार के कांग्रेस के नेता जो हैं वो वोट चोरी का आरोप नहीं लगा रहे हैं। वो आरोप क्या लगा रहे हैं, वो कुछ संगठन का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा के नेता भी यही कह रहे थे। तो जो ग्राउंड पर BLA 2 हो, या कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह हो, तारिक अनवर हो, शकील अहमद हो, वो तो कुछ और कह रहे हैं। लालू के घर में फूट इसलिए नहीं पड़ गई कि वोट चोरी हो गई, मामला कुछ और था। तो कुल मिलाकर कॉफी को स्मेल करना सही है, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। चीजें जो है स्पष्ट है, ना देखना चाहें तो अपनी मर्जी। वो कहते भी है ना कि अगर देखकर भी चीजों को अनदेखा करें तो फिर क्या होगा, इसका हश्र कांग्रेस झेल रही है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। आज चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा इसलिए भी जरूरी थी, बात इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि बात हमारे लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं की है, जो हमारा आधार मानी जाती हैं, जिनकी निष्पक्षता का डंका विश्व भर में बजता हो। अगर उसी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, तो उन पॉलिटिकल पार्टियों को अपने आईने पर लगी हुई धूल को साफ करना चाहिए, क्योंकि जब आप संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करते हैं तो जवाब जनता देती है, जैसा कि जनता ने बिहार में दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे अगर आप नहीं सुधरे तो क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर से। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।